मुगल शासन व्यवस्था। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीरबख्शी, सद्र उस सद्र व मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था कौन सद्र, तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि मदद ए माश का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर सभा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। दरोगा ए डाक चौकी। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महल में, और महल का जिला या दस्तूर में, और दस्तूर ग्राम में बटे थे। यानी कि प्रशासन की दृष्टि से मुगल जो साम्राज्य था उसका बंटवारा कैसा था? सूबा में, सूबा से सरकार, सरकार से परगना या महल, सरकार से परगना या महल, और महल का जिला या दस्तूर, और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहा करते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। टेबल है मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। पद और कार्य। पहला है सूबेदार पद, जिसका कार्य रहता था प्रांतों में शांति स्थापित करना। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था सूबेदार। दूसरा पद दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान, यानी कि सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह रहता था। तीसरा पद बख्शी, जिसका कार्य रहता था प्रांतीय सैन्य प्रावधान या प्रधान। प्रांतीय सैन्य प्रधान था कौन? बख्शी। फौजदार, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी फौजदार कहलाता था। आमिल या अमल गुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। आमिल या अमल गुजार। कोतवाल, ये जो है नगर प्रधान थे। सिकदार, परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार कहलाता था। और आखिरी पद है आमिल, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करने का कार्य करते थे आमिल। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। पहला है खालसा भूमि, दूसरा जागीर भूमि, और तीसरा है सयूरगल या मदद ए माश। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में जो भूमि रहता था उसको खालसा भूमि कहते हैं। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि जागीर भूमि कहलाती थी। और सयूरगल या मदद ए माश अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि सयूरगल या मदद ए माश कहलाता था। इसे मिल्क भी कहा जाता था। मिल्क शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग करके अकबर ने किया था। क्या था? शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। ठीक है। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने 10 साला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला है पोलज, दूसरा परती, तीसरा चाचर और चौथा बंजर। पोलज जो है इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। लगभग वर्ष में 2 बार इसमें फसल उगाए जाते थे।
पर थी। इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। और तीसरा भूमि है चाचर। इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चौथा भूमि है बंजर। यह खेती योग्य भूमि नहीं थी। इस पर लगान नहीं वसूला जाता था बंजर भूमि पर। 1570-71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जप्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी, एक तख्शीश एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। खुदकाश्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे, खुदकाश्त कहलाते थे। दूसरा है पाही काश्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। तीसरा है मुजारियन। खुदकाश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। कौन? मुजारियन। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई। साथ ही उसने अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। टेबल है मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं। गल्ला बख्शी, नसक और जब्ती। गल्ला बख्शी जो है, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। तीसरा है जब्ती। इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नकद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। संसब स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। जात के व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। जात से सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। नोट: अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात के पदवी के थे और औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शाहंशाह भी फुटकर घुड़सवार रहते थे, जिन्हें अहदी कहा जाता था। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है और उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा होते थे। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह किया करते थे और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिनमें से 2 एक ही घोड़े में हिस्सेदारी करते थे। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यकाल के अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे, शाही कार्यालय के अधिकारी। ठीक है, ये रहा मुगल शासन व्यवस्था। यहाँ से मुगल व्यवस्था या मुगल साम्राज्य पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला टॉपिक है मराठों का उत्कर्ष। जय हिंद।